प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ 24 की तैयारी के तहत पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में दिसंबर 21 जून 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का शिफ्ट 1 से पार्ट 1 के रूप में लिया गया है, जो आपको दिसंबर 24 के होने वाली परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। तो सेशन पर नए हैं, सेशन को सपोर्ट लाइक शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न 1 पर हमारा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, हालांकि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान कारण और प्रभाव की जांच करता है, परंतु वह प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है। तर्क 8 रीजन है, एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है। ABCD के ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन का चयन करना है, कौन सा हमारा सही होगा। एक्स पोस्ट फैक्टो में शोध विषय को रेंडमाइजेशन के तहत नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आश्रित चर जो है वह आश्रित चर पहले से मापा जा चुका होता है। अनुमानित परिकल्पना का समर्थन किया जाता है। जैसा कि बोलने से ही पता चलता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो पहले से यह घटना घटित हो चुकी होती है, परंतु वह प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है। यह कथन आपको पूर्णतः सत्य है, कहीं डाउट नहीं है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले शोधकर्ताओं के प्रत्यक्ष नियंत्रण में शामिल नहीं किया जाता है, कारण कि पहले से ही इनके प्रभाव का नेतृत्व किया जा चुका होता है। इस प्रकार यह कथन भी हमारा सही है। यदि इसे कारण लगाकर, बिकॉज लगाकर देखा जाए तो दोनों कथन सत्य है और इसकी व्याख्या भी सही है। जैसे समझा जाए कि हालांकि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान कारण और प्रभाव की जांच करता है, परंतु वह प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है, कारण कि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है। सही विकल्प हमारा ए की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। ऑप्शन ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, बजाय इस बात पर ध्यान देने के कि परंपरागत रूप से परिभाषित विषय वस्तु के संदर्भ में शिक्षार्थियों से क्या सीखना अपेक्षित है, दक्षता आधारित पाठ्यक्रम सीखने की प्रक्रिया के परिणामों पर बल देता है, जैसे कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण जिनका शिक्षार्थियों द्वारा उपयोग किया जा सके। कथन 2, दक्षता आधारित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा हेतु जिम्मेदारियों को लेने की अनुमति देता है। ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है, क्या होगा। कथन आपको 2 दिया गया है। सही हमारा क्या हो जाएगा कि सीखना अपेक्षित है, दक्षता आधारित पाठ्यक्रम, यही है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सीखने की प्रक्रिया के परिणामों पर बल देता है, जैसे कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण जिनका शिक्षार्थियों द्वारा उपयोग किया जा सके। यह आपको सही।
दक्षता आधारित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा हेतु जिम्मेदारियों के लेने की अनुमति देता है। यह भी कथन सही है, कारण कि दक्षता विद्यार्थी के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण एवं उनका नैतिक गुण को विकसित करती है, साथ ही विद्यार्थी को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की अनुमति भी देता है। इस प्रकार दोनों कथन हमारा सही है, ऑप्शन ए की ओर है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्था को प्राथमिक प्रारंभिक विद्यालयों के लिए सेवारत अध्यापक शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है? ए. इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन IASE को, बी. कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन को, सी. डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से डाइट को, डी. स्टेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन को। ये हम लोगों ने पहले ही आंसर को देख चुके हैं कि आंसर हमारा सी हो रहा है, सेवारत अध्यापक शिक्षा की जिम्मेदारी 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उन्नीस के तहत किसको सौंपी गई है? तो ये हमारा डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से। यह आपको कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि इसका सही क्या है। 1986 में भारत सरकार द्वारा इसे जब जिम्मेदारी सौंपी गई तो इसके अंतर्गत आपको नवोदय विद्यालय, अकादमिक स्टाफ कॉलेज, डाइट जैसी संस्था को ही जन्म दिया गया। डाइट का फुल फॉर्म प्रायः पूछा जाता है और कब इसका संस्था को मान्यता मिली, किस वर्ष नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो वो है आपका 1986। सही विकल्प हमारा सी की ओर है। ये रहा सही आंसर। चले 4 पर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन 1, रूब्रिक्स का इस्तेमाल समकक्षी फीडबैक के लिए किया जा सकता है। कथन 2, रूब्रिक्स का इस्तेमाल केवल जोड़ों के समकक्षी फीडबैक हेतु किया जा सकता है। इसमें सही विकल्प हमारा कौन सा होगा? तो रूब्रिक्स जो है यह एक प्रकार का मूल्यांकन से संदर्भित है। इसमें छात्र के उत्पाद एवं उसका प्रदर्शन के आकलन को ही हम रूब्रिक्स कहते हैं। रूब्रिक्स शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सहयोग करता है। जैसे इसमें ध्वनि मूल्यांकन को सुधार करने में सहायता प्राप्त होती है। इसके सामान्य तौर पर मापदंड और मानक दोनों को छात्र के काम की व्याख्या एवं ग्रेडिंग के लिए कार्य किया जाता है। यहाँ रूब्रिक्स जो है
छात्र एवं शिक्षक दोनों के लिए पायोनियर है, मार्गदर्शक है। अतः रूब्रिक्स का इस्तेमाल समकक्षी फीडबैक के लिए किया जा सकता है, यह कथन सही है। लेकिन रूब्रिक्स का इस्तेमाल केवल जोड़ों के समकक्षी फीडबैक हेतु किया जा सकता है, यहाँ नहीं। जोड़ों के यहाँ जहाँ है केवल ओनली, यह हमारा कथन नहीं, गलत है। इस प्रकार ऑप्शन सी की ओर है सही आंसर का मिलान। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। निःशक्त व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? ए 1992 में, बी 1995 में, सी 1998 में, डी 2006 में। इसमें सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? तो निःशक्त व्यक्ति जो है यह है आपका 1995 में। ऑप्शन बी की ओर है। यह अधिनियम जो है वह संविधान के 253 सहपठित संघ सूची की मध्य क्रम संख्या 13 में वर्णित है। यहाँ इस अधिनियम में पीडब्ल्यूडी जो 1995 के रूप में जाना जाता है, इसे विकलांग व्यक्ति कोष ऐसे व्यक्ति को रूप में परिभाषित भी किया जाता है। यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जो प्राधिकृत होते हैं उनके प्रमाणित होने में विकलांगता की जो प्रतिशत होती है 40% पीड़ित होना चाहिए। हमारा सही विकल्प बी की ओर है सही आंसर का मिलान। ये रहा 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा MOOCs MOOCs का प्लेटफॉर्म नहीं है? ए कोर्सेरा, बी EDX, सी फ्यूचरलर्न, डी मैसाचुसेट्स, ई स्वयं। इसमें सही विकल्प हमारा ऑप्शन में दिया गया है। कौन सा होगा? MOOCs का आपको कभी कभी फुल फॉर्म जो संदर्भित होता है वह भी पूछा जाता है। तो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स नहीं है, प्रश्न पूछ रहा है नहीं है। कौन सा नहीं है? नहीं पर ध्यान देना है। तो कोर्सेरा आपको है, EDX है, फ्यूचरलर्न है, स्वयं है। नहीं क्या है? तो मैसाचुसेट्स। इसको MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IT जो है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को दर्शाता है, जो आपको 1861 में यह स्थापित की गई थी। कोर्सेरा यह जो है आपको US में यह ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। और इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। EDX को हम लोग देखें, यह जो है विश्वविद्यालय के जो लेक्चरर हैं उनकी पाठ्य सामग्री को उपलब्ध कराती है। फ्यूचरलर्न यह आपको 2012 में ब्रिटिश डिजिटल
शिक्षा मंच है। MIT मैसाचुसेट्स 1861 में है। स्वयं स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स, इसका फुल फॉर्म भी आपको कभी कभी पूछता है। यह जो है आपको MHRD द्वारा स्थापित किया गया है 2017 में। इसमें जो है वर्ग 9 से MA तक के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन एजुकेशन मुहैया कराई जाती है। सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो ऑप्शन डी की ओर है। चलिए, सही आंसर का मिलन ये रहा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीखने को कहा जाता है। A मुक्त शिक्षा, B औपचारिक शिक्षा, C अंतर्दृष्टिपूर्ण शिक्षा, D संयोगवश सीखना अथवा आकस्मिक सीखना। इसमें सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? अनौपचारिक शिक्षा, जो औपचारिक नहीं है, यानी यह कभी भी कहीं भी किसी भी समय किसी के भी द्वारा, अर्थात यह परिवार में अपने दोस्तों के साथ, कहीं धार्मिक स्थल पर, किसी भी समाज में, खेलकूद के मैदान में, यह सब जो है अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण की जाती है। यहाँ कोई समय की बाध्यता नहीं होती है, यहाँ कोई कुछ दिशा निर्देश नहीं होता है, यहाँ बिल्कुल नियम निर्देश नहीं होते हैं। वह है हमारा अनौपचारिक शिक्षा। तो इसके तहत सीखने को क्या कहा जाता है? ये तीनों आपका जो है कुछ न कुछ दिशा निर्देश और मार्ग निर्देश दिया रहता है। तो हमारा संयोग बस सीखना अथवा आकस्मिक सीखना, यह हमारा अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत में आ जाए। जैसे कि एक छोटी सी उदाहरण से समझ लें कि दीपावली के समय है, इसमें बच्चों को दीपक की पंक्तियों को सजाने के कहा जाए, वह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूप में, दोनों रूप में सजा दिया जाता है, 3 के क्रम में और 4 के क्रम में। तो इसे 3 और 4 से जब गुना कर देंगे तो हमारा 12 दीपक पता चल जाएगा। यह एक प्रकार का आकस्मिक संयोगवश पर्व त्योहार के अवसर पर बच्चों ने जो सीख लिया, हमारा अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम में है। ऑप्शन डी की ओर है। चलिए, सही आंसर का मिलान ये रहा हमारा संयोगवश सीखना अथवा आकस्मिक सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पर। निम्नलिखित समितियां और आयोगों को उनके स्थापना के क्रम में रखें। ए जस्टिस वर्मा समिति, बी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, सी राष्ट्रीय शिक्षक आयोग, डी माध्यमिक शिक्षा आयोग। ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है, कौन सा हमारा सही है। चलिए, इसको पहले हम सब समझे कि कौन किस वर्ष में आया, उस हिसाब से हम लोग का सही मिलान हो जाएगा। जस्टिस वर्मा, जैसा कि हम लोग बोलते हैं वर्मा, तो वर्मा व से है और यह हमारा कब आया? 1912 में। इसको ध्यान देना। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, यह जो है सैम पित्रोदा द्वारा वर्ष 2005 में। नेशनल राष्ट्रीय शिक्षक आयोग, यह है आपका 1964 में। और लास्ट है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में। इसके हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, और कभी कभी आपको मुदालियर आयोग भी इस शिक्षा आयोग को नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग, यह है आपको DS कोठारी के नाम से भी, जिसे दौलत सिंह कोठारी के नाम से, और उनकी अध्यक्षता में यह सर्वप्रथम दिल्ली मुख्यालय में गठित किया गया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इसके है आपको
चेयरमैन रहे हैं सैम पित्रोदा, और इन्होंने इस आयोग के द्वारा प्रबंधन में सुधार, कृषि उद्योग जैसे विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्रयोगों को बढ़ावा दिया गया है। जस्टिस वर्मा समिति, यह जो है आपको सेवारत शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक प्रदर्शन प्रभावकारिता, शिक्षक के हेतु अनुदान जैसे कार्य एनसीटीई द्वारा संचालित किया जाता है। एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इस प्रकार यदि हमारा स्थापित वर्ष जब मिल जा रहा है तो इसे क्रम में सजाने में सुविधा होगी। सबसे पहले हमारा है कौन सा हो जाएगा, 12/5/6452। तो पहले आएगा आपको 1912, जस्टिस वर्मा। ये जस्टिस वर्मा आपको 2012 में होगा, 2012, सॉरी 1912 नहीं है, 2012। चलिए, अब आपका आ जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, उसके बाद 1964, पुनः आ जाएगा 2005, और उसके बाद 2012। यह DCBA, ऑप्शन DCBA जो ऑप्शन डी की ओर है, सी की ओर है, ऑप्शन हमारा सी हो, ये रहा सी, DCBA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप फ्रेमवर्क के प्रकाशन के सही वर्ष का चयन करें तथा उसे सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। ए 1972, बी 1975, सी 1987, डी 2000 और ई है आपको 2005। यानी कि आपको 3 कथन का सिलेक्शन करना है, ऑप्शन में दिया गया है, और 5 कथन में से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप फ्रेमवर्क यानी NCF, यह है आपका NCF, कब हमारा किस वर्ष उसका अनुक्रम में करना है। तो हम सब जानते हैं कि NCF नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क, यह जो है सबसे पहले 1975 में आया, उसके बाद वर्ष 2000 में, उसके बाद 2005 में। तो 1975 आपको बी की ओर है, 2000 डी की ओर है, और 2005 ई की ओर है, यानी BDE जो ऑप्शन बी की ओर है। एक बार बीच में आपको 1988 में भी NCERT के तहत इसका लिया गया था। NCF 2005 जो है वह उसी के आधार पर हमारा BCF जो बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क भी है, वो 2008 में लिया गया है। NCF के बाद ही ये हमारा BCF ये हुआ था। इसमें इस पाठ्यक्रम के तहत रटने की विद्या को खत्म किया गया, रटना नहीं है। जो भी पढ़ाई लिखाई हो वह फ्लेक्सिबल हो, लचीली,
सीखने में परीक्षा के तहत एकीकृत। स्कूल से बाहर के ज्ञान को शिक्षा के साथ जोड़ना। चलिए सही आंसर का मिलान हम कर लें। ये रहा ऑप्शन बी, बी, डी, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी द्वारा बताए गए शिल्प आधारित शिक्षा का लक्ष्य नहीं है? ए, शिक्षकों के वेतन व्यय का वहन। बी, शिल्पकारों के विशेष वर्ग का निर्माण, श्रम का सम्मान। डी, रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के शहरों में पलायन की प्रवृत्ति को कम करना। प्रश्न हमारा एक बार ध्यान से देखें। पूछा जा रहा है कि नहीं है। कौन सा हमारा नहीं है? इसमें से चयन करना है कि महात्मा गांधी द्वारा शिल्प आधारित शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। तो वह है आपका शिल्पकारों के विशेष वर्ग का निर्माण करना। ऑप्शन बी की ओर। बाद बाकी महात्मा गांधी शिल्प आधारित शिक्षा के अंतर्गत में बुनाई, कृषि, बागवानी, काष्ठकला, चर्मकला, पुस्तक कला, मिट्टी का कार्य आदि को महत्व दिया गया। सही विकल्प हमारा बी की ओर है। आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही आंसर। शिल्पकारों के विशेष वर्ग का निर्माण का लक्ष्य नहीं था। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। सेशन पर नए हैं, चैनल को सपोर्ट, लाइक, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो फिर अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।